एपिसोड 2 चाहत का दर्द और एक किताब। रात का समय था और बेचारी चाहत तकिए में अपना मुंह छिपाए बस रोए जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन, उसके माँ बाप, यहाँ तक कि उसका प्यार भी अब उसके साथ नहीं था। उसका दर्द नहीं समझ सकता था, सबके साथ होकर भी जैसे वो किसी के लिए मायने ही नहीं रखती थी। ना जाने क्यों वो इस दुनिया में आए। चाहत अकेली हो चुकी थी। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, माँ बाप, बहन, अच्छा परिवार, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं था। कोई भी उसकी दुख तकलीफ तो छोड़ो, खुशी में भी उसके साथ नहीं था। हाँ, माना कि उसकी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब उसे भूल जाएं। ये कहाँ का न्याय था? क्या उसका हक नहीं था प्यार पाना? क्या वो किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं थी? क्या वो इस लायक भी नहीं थी कि वो किसी को ये कह सके कि हाँ, कोई है उसकी ज़िंदगी में जो उसे बहुत चाहता है? शायद नहीं, ये दिन उसकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं और शायद आ भी नहीं सकता था। चाहत ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। उसने अपने कमरे को देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा समय वो बिताया करती थी। ना उसका कोई दोस्त था, क्योंकि जो कोई भी था उसे तो वर्तिका ने अपना बना लिया। उसके हर दोस्त उसने छीने, यहाँ तक कि उसके प्यार को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं बहनों में कभी लड़ाई झगड़े या नफरत नहीं होती, लेकिन यहाँ वर्तिका ही अपनी बहन से नफरत करती थी और इसकी वजह कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि चाहत खुद भी नहीं। चाहत ने अपने कमरे को एक बार निहारा और फिर वहाँ से बाहर निकल गई। वो हॉल में आई तो वहाँ कोई नहीं था। पूरे घर में अंधेरा था, बस बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी घर को हल्का सा उजाला दे रही थी। हॉल को देखकर एक बार फिर चाहत की आंखों के सामने एक बार फिर वो सारे नज़ारे आने लगे जो आज शाम में हुए थे। उसकी आंखों के सामने ही उसके प्यार अंशुमान ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और मुड़कर बिना पीछे की तरफ कुछ देखे वो सीधे घर बाहर चली गई। रात के 11 बजे थे और इस वक्त चाहत बेसुध सी बस आगे बढ़ी जा रही थी। वो चलते हुए अपने घर से बहुत दूर आ गई थी। वहां पर दूर दूर तक कोई गाड़ियां या इंसान नहीं दिखाई दे रहे थे। चाहत सुनी आंखों से उस खाली सड़क को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, जहां उसे कोई सहारा नहीं दिख रहा था। जब उसके परिवार वालों ने ही उसका साथ नहीं दिया तो किसी और से क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। चाहत चलते हुए एक ब्रिज के ऊपर आ गई थी। वो वहीं ब्रिज के किनारे खड़ी होकर नीचे बहती उस नदी को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए, एक बार फिर उसके दिल में समा गए, जैसे एक नदी सागर से मिलकर कहीं गुम हो जाती है। चाहत की आंखों के आगे उसकी पूरी जिंदगी आने लगी, जहां हर कोई उसे बस नज़रअंदाज करते हुए आया था। उसकी जिंदगी में कभी भी किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी उसे प्यार किया। अंशुमान उसका प्यार था और दोनों साथ में डेट भी कर रहे थे, लेकिन आज जो हुआ उसे देखकर लगा जैसे अंशुमान ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। आज तक कभी उसे प्यार नहीं था मिला था, इसीलिए उसने आज अपनी जिंदगी को ख़त्म करने का फैसला ले लिया था। उसने इस बारे में बहुत बार सोचा था, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ उसके बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उसे अंशुमान से प्यार हुआ था तब उसने उसके लिए जीने के बारे में सोचा था, लेकिन आज वो भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब क्या बचा था? कुछ भी नहीं। ना प्यार ना परिवार, कुछ भी नहीं था उसकी जिंदगी में। चाहत ने अपनी आंखें बंद की और उस ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। हवाओं के तेज झोंके उसे छूकर रोकने लगे, जैसे उसे कहना चाह रहे हों कि ये गलत कदम मत उठाओ, तुम अभी भी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब जिंदगी में सब कुछ दुख से भरा हो और एक भी सुख ना आए तो उस जीवन को खत्म करने का ही ख्याल हर इंसान के मन में आता है। और यही चाहत के साथ भी था। वो रेलिंग के ऊपर खड़े होकर सबके बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। गुड बाय मम्मी पापा, अब मैं कभी वापस आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। बहुत परेशान किया है मैंने आप सबको, आपसे शायद वो मांग लिया जो आप मुझे कभी दे ही नहीं सकते, आपका प्यार। मुझे आपका प्यार चाहिए था, लेकिन आपने कभी वो दिया ही नहीं। जब मैंने 12th में पूरे स्कूल में टॉप किया था तब आप अपनी छोटी बेटी के 10वीं पास होने की खुशी मना रहे थे। जब मैं बीमार थी तब आप उसका स्कूल का फेयरवेल फंक्शन अटेंड कर रहे थे। आपने कभी मुझे प्यार दिया ही नहीं जिसकी मैं हकदार थी, लेकिन अब आप सब चिंता मत करना, अब कोई नहीं होगा जो आपसे आपका प्यार मांगेगा, क्योंकि आज मैं खुद को ही खत्म करने जा रही हूँ और साथ ही इस कहानी को भी। आप सबको मेरा हमेशा के लिए अलविदा। उद्धरण चिन्ह। चाहत ने ये सब रोते हुए कहा था। भले ही उसके माँ बाप उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हों, लेकिन फिर भी वो उनसे बहुत प्यार करती थी। इतना कहकर वो नीचे नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में किसी की बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। ना जाने कैसे, लेकिन उसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए और वो उस मधुर बांसुरी की आवाज़ को सुनने लगी। उसने अपनी नज़रों से उस बांसुरी की आवाज़ का पीछा किया तो एक वृद्ध आदमी उसे दिखा। उस आदमी का चेहरा उसे नहीं दिख रहा था, क्योंकि ठंड की धुंध में वो दिखाई नहीं दे रहा था। चाहत उसके चेहरे को देखना चाह रही थी। वो भूल चुकी थी अपने बारे में, बस उसके चेहरे को देखने की कामना थी जो पूरी भी हुई। कुछ ही समय में वो वृद्ध आदमी उसके पास आकर खड़ा हुआ। पीली धोती और सफ़ेद कुर्ता पहने वो वृद्ध बाबा बांसुरी अपने हाथों में लिए थे। चाहत ने उन्हें देखा ना जाने कैसे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए।
जिन्हें वो उनसे छिपा नहीं पाए। वृद्ध बाबा हल्के से मुस्कुराए और उसकी तरफ देखकर बोले, ये क्या करने जा रही हो बेटी? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि आत्मघात करना एक पाप है? फिर ये पाप तुम अपने सिर क्यों लेना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। उनके सवाल को सुनकर चाहत की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मुझसे कोई प्यार नहीं करता बाबा, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, ना ही मेरे माँ बाप को और न ही मेरे प्यार को, फिर मैं जीकर क्या करूंगी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और उसे नीचे आने का इशारा किया। वो उनके एक इशारे पर नीचे उतर आई, जैसे उनकी बात को वो टाल ही नहीं सकती थी। एक बात बताओ बेटा, जब किसी की जिंदगी में बहुत दुख होता है और वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके आगे सोचना ही नहीं चाहता है, तो क्या ऐसे में उसे आपघात कर लेना चाहिए या फिर अपने जीवन को बदलकर सुख में परिवर्तित करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। उसे अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। चाहत ने उनके सवाल का जवाब दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बाबा उसकी ही बात कर रहे हों। तो फिर तुम क्यों आपघात करना चाहती हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ा है? बाबा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। सबकी जिंदगी मेरे जैसे नहीं होती बाबा, कम से कम उन्हें उसके माँ बाप प्यार तो करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे तो माँ बाप ही मुझे पसंद नहीं करते, फिर मैं क्या करूँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अपने उस कपड़े के झोले में हाथ डाला। उन्होंने एक किताब निकाली और फिर उसे उसके सामने बढ़ाते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अवश्य ही इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, शायद इससे तुम्हें अपने जीवन का सार मिल जाए। चाहत ने उस किताब को अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगी। उसकी बनावट बहुत ही सुंदर थी। पहले ही पन्ने पर एक लड़की और लड़के की फोटो बनी हुई जो एक दूसरे का हाथ थामे नदी किनारे चले जा रहे थे। दोनों के हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ फूल से बंधे हों। उस किताब का शीर्षक बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था, प्रेम से जुड़ा रिश्ता। आखिर क्या होने वाला था आगे? कौन थे वो बाबा जो चाहत को बचाने के लिए पहुंचे थे? उन्होंने वो किताब चाहत को क्यों दी? क्या करेगी चाहत अब? क्या है उस किताब में जो बाबा ने उसे चाहत की पढ़ने को दिया? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबर्थ इन नॉवल ए क्रूल हस्बैंड्स वाइफ। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 3, चाहत की मौत और वृंदा का नया जन्म। रात का समय था जब उस ब्रिज पर बैठी चाहत उस किताब को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उस किताब का शीर्षक था प्रेम से जुड़ा रिश्ता। चाहत ने उस किताब के पहले पन्ने को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस किताब में लिखे शब्दों को पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर आते भाव बनते और बिगड़ते जा रहे थे। इस कहानी में नायक और नायिका थे। उनका नाम रिधान और अनिरा था। जहां रिधान एक एक्टर था, वहीं अनिरा उसकी मैनेजर थी। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी, लेकिन कोई था जो खुश नहीं था और वो था अश्वथ। अश्वथ अनिरा का दोस्त था और साथ ही वो उसे पसंद भी करता था। अश्वथ की शादी पहले ही हो चुकी थी। वो लड़की गांव की थी, उसका नाम वृंदा था। अश्वथ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसका कारण था कि अश्वथ अनिरा को पसंद करता था। अनिरा को पाने के लिए उसने हर एक पैंतरे अपनाए। कभी वो रिधान को मरवाने की कोशिश करता तो कभी अनिरा को अगवा करवा लेता। इन सभी कोशिशों के चलते और अपने प्यार को पाने के जुनून में वो वृंदा को भुला चुका था, जो हर दिन उसका इंतजार करती, हर दिन उसके प्यार को पाने की पूजा करती, लेकिन एक भी पल उसने उसे प्यार से नहीं देखा। वृंदा हर दिन रोया करती थी, लेकिन उसकी सिसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक बार वृंदा ने नदी में कूदकर मरने की कोशिश की थी, जब उसे कुछ लोगों ने बचा लिया था और उस समय अश्वथ उसके सामने तक नहीं आया था। अश्वथ को उसका प्यार तो नहीं मिला, लेकिन एक दर्द मिल गया। रिधान ने उसकी बीवी वृंदा को मरवा दिया। उसने उसकी जान ले ली। वृंदा जब मरी तब उसके आखिरी शब्द यही थे कि वो आखिरी बार उसके प्यार को महसूस कर सके। अश्वथ ने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन वृंदा ने कहा, गलती आपकी नहीं है अश्वथ, बस आप अपना प्यार पाना चाहते थे, जिसके चलते आप गलत रास्तों पर चले गए। लेकिन मेरे मरने के बाद आप ये सब छोड़ देना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि अनिरा अब वापस आपके पास नहीं आने वाली। वो रिधान से प्यार करती है। उद्धरण चिन्ह। मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? तुम दोगी ना मेरा साथ इन सब से बाहर निकलने में? बोलो। आज तक तुमने मेरे सारे ताने सुने, लेकिन आज जब तुम्हें मुझे सुधारना है तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? अश्वथ ने रोते हुए कहा। रिधान वहां से जा चुका था। अश्वथ आज पहली बार रोया था वृंदा के सामने। उसने अपने खून से लथपथ हाथों से उसके आंसू पोंछे, जिससे उसके चेहरे पर भी खून लग गया। लेकिन अश्वथ ने उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाने के बजाय उसे अपने हाथों में थाम लिया। मैं अब और नहीं रुक सकती, बहुत कुछ सह चुकी हूँ, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, अगले जन्म में भी मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनना चाहूँगी और इस बार भगवान से अपने हाथों में आपके प्यार की लकीरें लेकर ही आऊँगी। कहते हुए उसकी सांसें भरी हो चुकी थी। अश्वथ ने उसे संभाला, लेकिन उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। वृंदा मर चुकी थी। अश्वथ उसकी लाश को अपनी बाहों में लेकर रोता रहा। उसने उसका अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसने कसम खाई वृंदा के मौत का बदला लेने की।
उसने रिधान से उसकी मौत का बदला लिया और फिर वहीं पहाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। वृंदा के लिए भले ही उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन आखिर में उसने उसके प्यार को समझा और उसका बदला लेकर उसने अपनी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। इन सभी में कोई अकेला रह गया था और वो थी अनेरा। उसने भी रिधान की मौत के साथ ही अपनी जिंदगी को भी खत्म कर दिया और सदा के लिए इस कहानी का अंत कर दिया। चाहत ने उस बुक को बंद किया और अपने बगल में देखा तो वो बाबा गायब थे। उसने उस किताब को देखा और बोली, भले ही सबको ये लगे कि इस कहानी के मुख्य किरदार रिधान और अनेरा के साथ अश्वथ ने ज्यादती की थी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इस कहानी का खलनायक अश्वथ नहीं बल्कि रिधान हो। मतलब उसे क्या जरूरत थी वृंदा की जान लेने की? बेचारी, उसका उसकी जिंदगी से क्या लेना देना था? और ये अश्वथ, इसे भी पहले दिमाग नहीं आया। लेकिन एक बात मैं समझ चुकी हूँ, भले ही अश्वथ ने कितनी ही कोशिश की हो अनेरा को पाने की, लेकिन आखिर में उसे मौत ही मिली। शायद ऐसा ही मेरे साथ भी है। वर्तिका ने भी तो अंशुमान को मुझसे छीन लिया। इस कहानी की खलनायक बनने से अच्छा है मैं खुद को ही खत्म कर दूं। उद्धरण चिन्ह। अनेरा ने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। उसने उस नदी को देखा जो बहुत गहरी थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई। एक भी पल उसकी जिंदगी में खुशी का नहीं था। उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिर गई। बंद आंखों से ही उसने उस नदी में छलांग लगा दिया और इसी के साथ तेज आवाज के साथ वो पानी को गहराई में जा चुकी थी। चाहत हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ खड़े वो बाबा मुस्कुराए और फिर अपनी मधुर आवाज में बोले, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा बेटा, बस खुद पर विश्वास रखना और कभी हार मत मानना। कहते हुए वो बाबा मुस्कुराए और फिर अपनी बांसुरी की वो मधुर तान छेड़ दी, जिसके बाद वो मुड़कर वहां से चले गए। वहां चाहत का वो मृत शरीर पानी पर तैरते हुए ऊपर आ चुका था। सब कुछ छूट चुका था उससे, उसका प्यार, परिवार, ये संसार, लेकिन कुछ था जो नहीं छूटा था और वो था वो किताब। वो किताब अब भी उसके हाथों में थी। अचानक ही उस भीगी हुई किताब के वो शब्द चमकने लगे जो उसके शीर्षक थे। एक पीली तेज रोशनी उस पुस्तक से निकली और उसके बाद वो किताब भी वहां से गायब हो चुकी थी। ना जाने कैसी किताब थी वो जो एक ही पल में अदृश्य हो चुकी थी। एक लड़की पानी में कूद चुकी थी और उसी के पीछे एक लड़का भागा था। उस लड़के ने इस वक्त ब्राउन 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो लड़का भागते हुए आया और सीधे उस पानी में कूद गया बिना अपने महंगे कपड़ों की परवाह करते हुए। वो लड़का तैरते हुए उस लड़की के पास गया और उसे किनारे ले आया। वो लड़की पानी से भीगी बेहोश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उसके पेट और फेफड़ों में चला गया हो। उस लड़के ने जल्दी से उसके पेट को दबाना शुरू किया और कुछ ही पलों में उस लड़की ने पानी की उल्टी कर दी। लगभग 5 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत से लड़के का चेहरा आया। उस लड़की ने हल्के से मुस्कुराते हुए बेहोशी की हालत में ही कहा, लगता है यमदूत मुझे खुद लेने आए हैं, लेकिन ये यमदूत इतना सुंदर क्यों लग रहा है? मुझे अपना साथ ले चलो, अगर तुम साथ हो तो मैं मरना भी पसंद करूंगी। वो लड़की कह ही रही थी कि तभी उसके गालों पर एक थप्पड़ आकर पड़ा, जिससे उसके होश ठिकाने आए। वो उसकी आंखों पूरी तरह से खुल गई। पागल हो क्या तुम? यहाँ पर क्या रही थी तुम? और इस तरह से ब्रिज की रेलिंग पर चलने का क्या मतलब है तुम्हारा? मरना चाहती हो क्या? उस लड़के ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उस लड़की को कल रात की बातें याद आई, जब वो अपने प्यार और परिवार के धोखे के बाद इस ब्रिज पर मरने आई थी और उसने नदी में छलांग भी लगा दी थी। फिर आज सुबह वो बच कैसे गई और अभी वो इस लड़के की बाहों में क्या कर रही थी? चाहत गुस्से में उठी और उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ, मरने ही आई थी मैं यहाँ, लेकिन लगता है अब लोगों को मरने का हक भी छीन लिया गया है। और तुमने मुझे बचाया क्यों? हूँ क्या मैं तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। चाहत की बात सुनकर उस लड़के को भी गुस्सा आ गया और उसके कंधे को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, पति हूं मैं तुम्हारा, समझी तुम? और ये यहाँ क्या नाटक लगा रखा है तुमने? दिखाना चाहती हो दुनिया को कि कितना जुल्म करता हूं मैं तुम पर? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की बात सुनकर चाहत का सिर चकरा गया। आजकल के लोग सारे आम झूठ भी बोलने लगे थे क्या? भले ही उस लड़के की अच्छी शक्ल का हो, हैंडसम हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सीधे उसे उसका पति बता दे। इससे पहले कि वो उसकी बातों का कुछ जवाब दे पाती, उसके सिर में कुछ भारी सा महसूस हुआ और उसकी आंखें बंद हो गई। इसी के साथ वो बेहोश होकर झूल गई। इससे पहले कि वो जमीन पर गिर पाती, उस लड़के ने उसे थाम लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। क्या हो गया है तुम्हें वृंदा? आखिर क्यों कर रही हो ये सब तुम? उद्धरण चिन्ह। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या हुआ जो चाहत उस लड़के की बाहों में पहुंच गई थी? आखिर क्यों वो लड़का उसे वृंदा बुला रहा था? क्या चाहत उस कहानी में जा चुकी थी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 4, कहानी में फंसी चाहत। चाहत की आंखें खुली तब उसने खुद को एक आलिशान कमरे में पाया। वो झट से डरकर उठ बैठी और खुद में ही सिमट गई। उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंख हैरानी से फैल गई।
उसकी आंखों के ही सामने उस बड़ी सी दीवार पर उसकी ही शादी की फोटो टंगी हुई थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और उस दीवार के पास जाकर उस तस्वीर को देखने लगी जिसमें उसने पीले और लाल रंग का लहंगा पहने लाल रंग की चुनरी ओढ़े दुल्हन बनी हुई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसने उस तस्वीर में खड़े उस आदमी को देखा तो उसे हैरानी हुई। उसने अचंभे में उस तस्वीर को देखा। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती कमरे में कोई दाखिल हुआ। चाहत की नज़रें उस तरफ घूम गई जहां से उसकी ही हमउम्र का लड़का अंदर आ रहा था। चाहत उस लड़के को देखते ही पहचान गई। ये वही लड़का था जो उसे मरने से बचाने गया। चाहत ने उसे घूर देखा जो इस वक्त टेबल पर खाना रख रहा था। उस लड़के ने टेबल पर खाना रखा और उसकी तरफ घूमते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, खाना खाकर दवा ले लेना, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कह वो मुड़कर जाने लगा कि तभी उसके कानों में चाहत की आवाज़ पड़ी। तुम कौन हो और मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हो? चाहत की आवाज़ और उसकी बात सुनकर वो लड़का उसकी तरफ पलटा और बोला, अब ये नाटक तुम मत शुरू करो, पिछले 2 दिनों से मुझे पागल कर रखा है तुमने। सच कहूँ ना, अगर माँ ने मुझसे ज़बरदस्ती ना की होती ना तो मैं तुमसे कभी शादी करता ही नहीं। पता नहीं मैंने तुम्हें बचाया ही क्यों। उस लड़के की बात सुनकर चाहत का दिल ना जाने क्यों लेकिन एक बार फिर दुख गया। पहले उसके माँ बाप, उसकी बहन और उसका प्यार सब उसे छोड़ दिए और अब ये बाहर का इंसान भी उसे कोस रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक गए और वो रोते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। एक तो मरते हुए इंसान को बचाया और यहाँ अजीब सी जगह पर ले आए और अब मैं जब पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो तो तुम मुझे ही डांट रहे हो। उद्धरण चिन्ह। चाहत ने रोते हुए कहा। इससे पहले कि वो लड़का अपना गुस्सा चाहत पर निकाल पाता एक औरत कमरे में दाखिल हुई जो उस लड़के पर गुस्सा कर रही थी। शायद उसकी माँ थी। नालायक कहीं का, उसे क्यों रुला रहा है? मैं कह रही हूँ अश्वथ, अगर तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन वृंदा को कुछ भी मत कहना वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें उसे डाइवोर्स देना है तो दो, लेकिन इस पर कभी चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। और याद रखना, अगर तुम अश्वथ धनराज हो तो मैं भी शालिनी धनराज हूँ। शालिनी जी ने अश्वथ पर चिल्लाते हुए कहा, माँ आप इस लड़की के लिए मुझे डांट रही हैं? ये उद्धरण चिन्ह। बस इससे पहले कि अश्वथ कुछ कह पाता शालिनी जी ने उसे चुप करवा दिया और उसे कमरे के बाहर भेज दिया। अश्वथ भी गुस्से में वहां से चला गया। चिंता मत करो वृंदा बेटा, अश्वथ को अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ, तुम्हें इतना कुछ सिर्फ मेरी वजह से सहना पड़ा, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। तुम्हें अश्वथ के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी बनकर इस घर में रहो, अश्वथ से दूर ही रहना और मैं तो हूँ ही हमेशा तुम्हें बचाने के लिए। शालिनी जी ने चाहत की तरफ देखकर कहा। यहाँ चाहत अब भी हैरानी सब बस उस तस्वीर को देखे जा रही थी जो उसके शादीशुदा होने का दावा करती थी। चाहत हकीकत में तब वापस लौटी जब शालिनी जी ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोर दिया। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? क्या तुम्हें अश्वथ की फिक्र हो रही है? अगर ऐसा है तो उसके बारे में सोचा तुम बंद कर दो। जब उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है फिर तुम क्यों उसकी चिंता कर रही हो? शालिनी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं ये सब नहीं सोच रही, लेकिन आप कौन है और ये वृंदा कौन है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी सास शालिनी और वृंदा तुम हो। क्या पानी में कूदते समय तुम्हें कोई सिर पर चोट तो नहीं लग गई? हम दोनों आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा चेकअप करवा कर आएंगे। अभी तुम खाना खाकर आराम करो, ठीक है? शालिनी जी ने कहा और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद चाहत ने एक बार फिर उस तस्वीर की तरफ देखा। चाहत जो उन दोनों के नाम सुनकर हैरान थी वो अचानक ही होश में आई। उसे एहसास हुआ कि ये नाम उसने कहीं सुने हुए हैं। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, तभी उसे एहसास हुआ और याद आया कि कल रात जो कहानी उसने पढ़ी उसमें अश्वथ धनराज विलेन था और उसकी माँ शालिनी धनराज थी, साथ ही उसकी पत्नी वृंदा जिसके शरीर में इस वक्त चाहत थी। एक पल को तो चाहत का सिर ही चकरा गया सब कुछ सोचकर। क्या वो उस कहानी में आ चुकी थी? अब चाहत को अपने सुसाइड करने के फैसले पर अफसोस हो रहा था। क्या उसकी असली जिंदगी में कम परेशानी थी जो अब एक और आ चुकी थी? अच्छा खासा बेचारी मरने जा रही थी, लेकिन उन बाबा की बातों में आकर उसने कहानी पढ़ ली और अब इस कहानी में फंस चुकी थी। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या सच में चाहत उस कहानी में आ चुकी है? अगर ऐसा है तो कहाँ गई वृंदा? क्या चाहत निकल पाएगी इस कहानी से या हमेशा के लिए फंसी रह जाएगी? क्या करेगी अब चाहत? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 5 शातिर चाहत। शाम का समय था जब चाहत शालिनी जी के साथ हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि शायद नदी में कूदते वक्त उसके सिर पर चोट लग गई होगी, इसलिए उसकी याददाश्त चली गई हो। उन्हें बस उसे कुछ समय देना होगा और उसके दिमाग पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना, उसके बाद उसे खुद ही सब कुछ याद आ जाएगा। शालिनी जी उसे वापस घर लेकर जा रही थी कि तभी चाहत ने कहा, आंटी जी, ये जो अश्वथ है ये कौन है? आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं?
उद्धरण चिन्ह। चाहत के इस सवाल को सुनार शालिनी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा तुम्हें उसके बारे में सब कुछ तो पता है। वो कह ही रही थी कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उसे कुछ याद ही नहीं, तब उन्होंने कहना शुरू किया, वो 6 साल का था जब उसके पापा चल बसे। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत से उसे पाला। कॉलेज पूरा होने तक उसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया था। मुझे हमेशा उसकी चिंता होती थी क्योंकि वो जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं था। उसके बाद मुझे उसकी चिंता होने लगी थी, लेकिन मुझे उसकी फिक्र तब नहीं हुई जब उसकी ज़िंदगी में अंधेरा आए। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई तब से वो बदलने लगा, खुश रहने लगा। कभी ना मुस्कुराने वाला अश्वथ हंसी खुशी से रहने लगा था। मुझे लगा शायद अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। अनीरा ने रिधान से शादी कर ली। उसके बाद फिर से अश्वथ वैसा ही हो गया जैसा पहले था, बल्कि अब तो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारी मासूमियत देखकर उसका मन पिघल जाए और वो तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालने लगा। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करवा दूंगी, फिर तुम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना और इस बार तुम्हारी ज़िंदगी में अश्वथ नहीं होगा। कहते हुए शालिनी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो चाहत खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए। क्या उसे अश्वथ से वृंदा के रूप में डाइवोर्स लेकर अपनी अलग जिंदगी जीनी चाहिए या फिर अश्वथ को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। यही सब सोचते हुए उसके सिर में दर्द करने लगा तो वो खिड़की से सिर टिकाकर सो गई। घर आया तो शालिनी जी ने उसे जगाया। चाहत उठी और कार से निकल अपने कमरे में चली गई। रात का समय था जब अश्वथ घर पहुंचा। तब शालिनी जी चाहत के सिर पर तेल रखकर उसका सिर दबा रही थी और साथ ही उससे हंसते हुए बातें भी कर रही थी। उन्हें इस तरह से करीब देखकर ना जाने क्यों लेकिन अश्वथ को जलन महसूस हुई। उसने घूरकर चाहत को देखा जो उसके लिए गांव की गवार वृंदा थी। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से सीधे लिफ्ट लेकर अपने कमरे में चला गया। चाहत ने उसे जाते हुए देखा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वैसे उसे क्या ही फर्क पड़ता था अश्वथ से, वो उसकी असली बीवी थोड़ी ना थी। कुछ ही समय में वो तीनों डाइनिंग एरिया में थे जहां शालिनी जी एक चेयर पर बैठी थी, वहीं उनके दाहिनी तरफ अश्वथ और बाईं तरफ चाहत बैठे हुए थे। जहां चाहत चुपचाप अपना खाना खा रही थी वहीं अश्वथ लगातार उसे घूरे जा रहा था, जैसे शालिनी जी ने नोटिस किया। उन्होंने चाहत को देखा जो इस वक्त मजे से अपना खाना खा रही थी, फिर उन्होंने अश्वथ को देखा जो ना जाने कब से उसे घूरे जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर कैसे अश्वथ अचानक से वृंदा की देखने लगा। उनके लिए तो वो वृंदा ही थी। उन्हें नहीं पता था कि इस वक्त उनके सामने बैठी जो लड़की मजे से खाना खत्म करने में लगी हुई है वो वृंदा नहीं बल्कि चाहत है। कुछ देर बाद आखिर में अश्वथ ने चाहत की ओर देखकर कहा, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर चाहत ने अपना सिर उठाकर अश्वथ को देखा। इस वक्त उसका पूरा मुंह खाने से भरा हुआ था जिसकी वजह से उसके गाल फूले हुए थे। वो कुछ कह रही थी लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जितना खाना उसके मुंह में था उसकी वजह से उसकी बातें शायद एलियन के भी समझ में ना आए। जब अश्वथ को उसकी बातें समझ नहीं आईं तो उसने गुस्से में उसे घूरकर कहा, जो कहना है साफ साफ कहो, ये बैल की तरह मुंह में खाना भरकर मेरे सामने मुंह मत चलाना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह। अश्वथ को अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखता पाकर चाहत एक पल को डर गई। उसे उसकी आंखों में ही यमराज के दर्शन हो गए। उसने जल्दी से अपना खाना ऐसे खत्म किया जैसे अगर एक भी पल उसने अपने मुंह में वो खाना भरे रखा तो अश्वथ तो जैसे उसे मार ही डालेगा। खाना अपने गले से उतारने के बाद चाहत ने जल्दी से एक गिलास पानी पिया और कहा, मैं कह रही हूं कि मैं चाहत कहते हुए रुकी। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी असली पहचान बताने जा रही थी जो वो नहीं कह सकती थी। वो नहीं बता सकती थी किसी को कि वो इस दुनिया से ना होकर किसी और दुनिया की है। उन्हें इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए कि वो सिर्फ एक कहानी के किरदार है और कुछ नहीं। चाहत ने अपनी जुबान पर उन शब्दों की वापस ले लिया और चुप हो गई कि तभी अश्वथ ने कहा, तुम क्या बोल रही थी? क्या? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर चाहत ने सोचा कि अब वो का बहाना बनाए। उसके कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने सामने रखी उस खीर की कटोरे पर गई। उसने कुछ सोचा और अचानक ही उसने सामने रखी खीर को देखकर कहा, मैं कह रही थी कि मैं चाहती हूँ खीर और मुझे और खीर खाना है। आपने बहुत अच्छी बनाई है आंटी। चाहत ने कहा ही था कि तभी उसकी नज़र शालिनी जी पर गई जो उसे ही देख रही थी। उसने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ आंटी, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? उद्धरण चिन्ह। तुम तो मुझे माँ जी कहती थी ना, फिर ये आंटी कब से कहने लगी? शालिनी जी के इस सवाल पर जैसे चाहत के पसीने छूट गए। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही एक और सवाल उसके कानों में सुनाई दिया, और तुम हमेशा से ही राइट हैंड से खाती थी, फिर आज ये लेफ्ट हैंड क्यों यूज़ कर रही हो? टेल मी। अश्वथ के इस सवाल पर चाहत की हवाएं उड़ गई। उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। उसे चाहत नहीं बल्कि वृंदा बनकर रहना था इस कहानी में, जो एक गांव की लड़की है जिसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। लेकिन अब क्या किया जा सकता था?
उसने कुछ देर सोचा और वो कुछ कहने वाली थी कि तभी अचानक से उसका सिर चकराने लगा और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गई। शालिनी जी ने जब उसे बेहोश होते देखा तो वो परेशान हो गई और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी, लेकिन चाहत होश में नहीं आई। आखिर में उन्होंने अश्वथ से कहकर उसे कमरे में ले जाने को कहा और खुद डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। अश्वथ ने उसे अपनी गोद में उठाया तो चाहत का सिर उसके सीने से आ लगा। उसने चाहत के मासूम से चेहरे को देखा और फिर उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर उसने उसे बेड पर लिटाया और हटने लगा कि तभी उसका बाल उसकी घड़ी में फंस गया। अश्वथ ने उसके बालों को अपने घड़ी से आज़ाद किया और उसे एक नज़र देखकर वहीं सामने सोफे पर बैठ गया और उसे स्कैन करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहत को देखकर ही पता लगाना चाह रहा हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अश्वथ के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था ये बताना बहुत मुश्किल लग रहा था। कुछ ही समय में डॉक्टर के साथ शालिनी जी कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर ने बेहोश बेड पर लेटी चाहत को चेक किया और शालिनी जी की तरफ मुड़ते हुए बोले, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इनके दिमाग पर इस वक्त ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हें जितना हो सके आप धीरे धीरे चीज़ें याद दिलाए, इस तरह से इनकी बस तबीयत खराब होगी। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर शालिनी जी ने कहा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शालिनी जी ने कहा और डॉक्टर को बाहर छोड़ने चली गई। यहाँ अश्वथ ने एक बार फिर चाहत की तरफ देखा जो आज उसे बहुत बदली बदली लग रही थी। उसे याद था जब भी वो वृंदा के सामने होता था वो उससे डरती थी और उसके सामने अपनी नज़रें झुकाकर रखती थी, लेकिन ये तो उसने डरती भी नहीं थी। और अभी उसके व्यवहार में भी बदलाव आए थे। जहाँ वो गांव की भाषा ज़्यादा बोलती थी, जब से वो नदी में मरने से बचकर आई है तब से वो शहर की भाषा बोलने लगी। उसने कुछ देर उसे देखा और फिर कमरे से बाहर चला गया। यहाँ उसके जाने के बाद चाहत अचानक से उठ बैठी। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो इस वक्त बंद था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने ही मन में सोचा, तारांकन आज तो बच गई तू चाहत, लेकिन आगे क्या होगा? आखिर कब तक इस वृंदा के कैरेक्टर में मुझे रहना होगा? कब मैं वापस अपनी दुनिया में जा पाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तारांकन जारी है। आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या करेगी अब चाहत? क्या वो कभी इस कहानी से निकल पाएगी या फिर हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी? क्या अश्वथ जान पाएगी कि वो वृंदा नहीं बल्कि चाहत है? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 6 कहानी में वर्तिका। सुबह का समय था जब चाहत वृंदा के रूप में अश्वथ और शालिनी जी के साथ सुबह का नाश्ता कर रही थी। तीनों ने साथ में नाश्ता किया, जिसके बाद अश्वथ अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा। वो हॉल के करीब पहुंचा ही था कि तभी उसे चाहत की एक झलक दिखी। चाहत ने इस वक्त हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी जो वृंदा की थी। इस वक्त उसने ना मांग में सिंदूर भरा था और ना ही मंगलसूत्र, क्योंकि उसके लिए तो अश्वथ उसका कुछ था ही नहीं। शालिनी जी ने भी उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो वैसे भी उन दोनों का तलाक करवाने वाली थी। उस सिंपल से लुक में भी चाहत बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर अश्वथ का उस पर से अपनी नज़रें हटाना गवारा हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि ये वृंदा कब से इतनी सुंदर हो गई? वो पहले भी इतनी ही सुंदर थी या फिर उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया? वो अभी उसे देखने में व्यस्त ही था कि तभी उसके कानों में चाहत की बात सुनाई दी जो वो शालिनी जी से कह रही थी। माँ जी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, चाहत ने कहा तो शालिनी जी ने उसे कहा, ठीक है तुम जाओ, इसमें मुझसे पूछने वाली कोई बात नहीं है, अश्वथ तुम्हें छोड़ देगा तुम्हें जहाँ भी जाना है। शालिनी जी बात सुनकर अश्वथ को गुस्सा आ गया। उनके कहने का क्या मतलब था? क्या उसके पास करने को कोई काम नहीं था जो वो उसे अब घुमाने ले जाए, और वो भी उस गंवार वृंदा को? अश्वथ की आंखों से आग निकल रही थी। वो गुस्से में उनके पास गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता चाहत ने शालिनी जी से कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, अश्वथ को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसे काम होगा। चाहत ने कहा तो अश्वथ उसे देखने लगा। ना जाने क्यों लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया कि चाहत उसके साथ जाने को मना कर रही है, जबकि वो खुद भी यही चाहता था। ना जाने क्यों लेकिन आज उसके मुंह से चाहत के लिए कुछ शब्द निकले जो उसकी फिक्र में थे या फिर जलन में, पता नहीं। तुम जाओगी कैसे? जानती भी हो इस शहर के बारे में? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल को सुनकर चाहत ने उसे घूर कर देखा और अपने मन में सोचा, जब उसकी बीवी वृंदा थी तब तो उसने अपनी ये फिक्र नहीं दिखाई थी, फिर आज क्यों? लेकिन चाहत समझ रही थी ये उसके लिए कोई फिक्र नहीं बल्कि एक ताना था, क्योंकि वृंदा अनपढ़ थी लेकिन चाहत नहीं, जो उस वक्त वृंदा के शरीर में थी। वो अश्वथ की तरफ मुड़ी तो उसने उसे देखा। जानती तो मैं तुम्हें भी नहीं थी, फिर भी तुमसे शादी की ना? फिर ये शहर क्या ही चीज़ है? तुमसे तो कम ही बुरे होंगे इस शहर के लोग, या फिर शायद तुम्हारे जैसे ही। वैसे भी मेरी इन सब में रहने की आदत हो चुकी है, चाहत ने कहा तो अश्वथ की भौहें सिकुड़ गई। वो कहना क्या चाह रही थी? क्या वो इतना ज़्यादा बुरा था कि अब उसे इस शहर के लोग भी उससे कम बुरे लगते थे? ये बात सुनकर ही अश्वथ के सीने में जैसे आग सी लग गई। उसने चाहत की तरफ देखा और बोला,
ठीक है फिर जाओ अकेले, और अगर कहीं खो जाओ तो और भी अच्छा होगा, कहते हुए वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अपनी कार के पास आकर वो रुका और कार के बोनट पर हॉर्न मारते हुए बोला, समझती क्या है खुद को ये वृंदा गंवार कहीं की, मुझे मना किया, मुझे को जानती भी है कि मैं कौन हूँ। ये लड़की मुझे नज़रअंदाज कर रही है और ऊपर से मेरी माँ को अपने पार्टी में कर रही है। इसे तो मैं आज रात को बताता हूँ कि अश्वत्थ धनराज क्या चीज़ है, अश्वत्थ ने खुद से गुस्से में कहा और फिर कार में बैठकर गुस्से में वहाँ से चला गया। यहाँ चाहत भी कुछ देर में घर से निकल गई। वो टैक्सी लेकर वहाँ पहुंची जहाँ उसका असली घर था, उसकी असली जिंदगी। लेकिन ये उसकी असली जिंदगी नहीं थी और ना ही वहाँ पर उसका घर था। वो टैक्सी से बाहर निकली और सामने खड़े उस खंडहर को देखा जो शायद कहानी से बाहर की दुनिया में उसका घर हुआ करता था। ये घर जल गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार में इस वक्त क्या चल रहा होगा जब उन्होंने उसकी मौत की खबर सुनी होगी, लेकिन इस वक्त उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। भले ही उन्होंने उसे कभी प्यार ना किया हो, लेकिन फिर भी उसे अपना परिवार प्यारा था। आखिर वो माँ बाप थे उसके, कैसे ना करती वो उनसे प्यार। चाहत ने अपने आंसू पोंछे और उस खंडहर के अंदर जाने लगी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चाहत पीछे की तरफ पलटी तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो आवक सी खड़ी होकर अपने सामने खड़े उस इंसान को ऐसे देखे जा रही थी जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसके सामने ही उसकी छोटी बहन वर्तिका खड़ी थी। उसे अभी अभी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शायद यही सच था। वर्तिका के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। काले रंग की जॉर्जेट की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन शायद चाहत से कम। वर्तिका को देखकर ही लग रहा कि शायद उसकी शादी हो चुकी है। चाहत की आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि उसे लगा कि अंशुमान और वर्तिका की शादी हो चुकी है कि तभी उसके सामने खड़ी उस लड़की ने कहा जो इस वक्त उसे अपनी बहन वर्तिका लग रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो वृंदा? कुछ काम था यहाँ क्या? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात को सुनकर चाहत ने उसे नासमझी में देखा और सोचा कि ये उसे वृंदा कहकर क्यों बुला रही थी। क्या वो उसे जानती नहीं थी या फिर वो उसकी बहन वर्तिका थी ही नहीं? आखिर क्या होने वाला था आगे? कौन थी ये वर्तिका जो उसे वृंदा कहकर बुला रही थी, ना कि चाहत? क्या सच में वो उसकी बहन वर्तिका ही है? क्या करेगी अब चाहत? क्या होगा चाहत का इस कहानी में? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 7, वर्तिका या अनिरा। दोपहर का समय था जब खंडहर नुमा घर के सामने चाहत हैरानी से अपने सामने खड़ी वर्तिका को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वर्तिका इस कहानी में क्या कर रही थी, लेकिन जब वर्तिका ने उसे चाहत की जगह वृंदा कहकर पुकारा तब जाकर उसे एहसास हुआ कि शायद वो इस कहानी की किरदार हो। मगर वो अब भी नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ी उसकी ये बहन जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसके माँ बाप, यहाँ तक कि उसका प्यार भी, वो इस कहानी में आखिर किस रूप में थी। चाहत ने उसे समझी में देखा और फिर पूछा, आप कौन? उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह से सवाल पूछने पर वर्तिका ने अजीब तरह से उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? मैं अनिरा, अश्वत्थ की दोस्त। अभी शायद 3 या 4 दिन पहले ही तो मिले थे हम, लेकिन तब तुम कुछ अलग थी और आज कुछ अलग लग रही हो। अनिरा ने उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए कहा। जाहिर सी बात थी, वृंदा हमेशा ही अश्वत्थ के प्यार को पाने की कोशिश करती, जिसके लिए को हमेशा 16 श्रृंगार करती थी, लेकिन अश्वत्थ ने कभी एक नज़र उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा। मगर इस वक्त जो यहाँ थी वो वृंदा नहीं बल्कि चाहत थी। हाँ, माना कि चाहत ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन अब वो उन सब चीज़ों से सीखकर आगे बढ़ रही थी और अब वो किसी को भी अपनी खुशियों के बीच नहीं आने देगी, भले ही वो कोई भी हो। जब चाहत ने सुना कि उसके सामने खड़ी लड़की जो उसकी बहन वर्तिका जैसे थी वो खुद को अनिरा बता रही है, तब उसे एहसास हुआ कि ये इस कहानी की हीरोइन है या फिर यूँ कहे अश्वत्थ की जिंदगी की विलेन। हाँ, बिल्कुल इसी की वजह से तो अश्वत्थ आखिर में मारा जाता है। अगर अनिरा उसकी जिंदगी में ना हो तो शायद अश्वत्थ को बचाया जा सकता था, लेकिन उसे इन सब चीज़ों से क्या ही फर्क पड़ता था, कौन सा ये उसकी खुद की कहानी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाहत ने उसके सवालों का जवाब देने के बजाय खुद ही सवाल किया। वो जानना चाहती थी कि आखिर अनिरा इस जगह पर क्या कर रही थी। ओह, तुम्हें नहीं पता होगा, ये पहले मेरा घर था जहाँ मेरे मम्मी पापा और मैं रहते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी डेथ हो गई, पता नहीं मैं कैसे बच गई। बस उनकी याद आती है तो यहीं आ जाती हूँ। अनिरा को बात सुनकर चाहत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उनके कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगी कि तभी अनिरा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे तुम अकेले कहाँ जाओगी, आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अनिरा ने अपनी कार को तरफ इशारा करते हुए कहा। चाहत ने उसकी वो महंगी कार देखी और फिर अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ। चाहत ने कहा और वहाँ से टैक्सी लेकर चली गई। अनिरा उसे जाते हुए देखती रही, फिर वो भी कार में बैठकर वहाँ से चली गई। यहाँ चाहत टैक्सी में बैठी हुई खिड़की से बाहर देखते हुए बस यही बात सोच रही थी कि आखिरी अनिरा को उसकी बहन वर्तिका का चेहरा ही क्यों मिला।
वो किसी और की तरह भी तो दिख सकती थी, फिर वर्तिका ही क्यों? कहाँ वो सब कुछ छोड़कर मरने जा रही थी और कहाँ उन बाबा ने चाहत को इस कहानी में फंसा कर रख दिया था। चाहत यही सोच रही थी कि अगर वर्तिका इस कहानी में है तो क्या अंशुमान भी इस कहानी में होगा। उसे अपने किसी भी सवाल के जवाब मिल पाते उससे पहले ही घर आ गया। वो टैक्सी के पैसे देकर उतरी और फिर वहां से अंदर चली गई। घर के अंदर कदम रखने से पहले उसकी नज़र वहीं बगीचे पर गई जहां पर बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। चाहत ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वो वहां जाकर उस पेड़ की छांव में बैठ गई और सामने फूलों को देखकर उसकी सुंदरता अपनी आंखों में बसाने लगी। जब वो किसी तरह की मुसीबत में होती थी या फिर उसे कोई परेशानी होती थी, वो बस इसी तरह से पेड़ पौधों के बीच आकर बैठ जाया करती, जिससे उसके मन को बहुत शांति मिलती और साथ ही उसे क्या करना चाहिए उसकी राह। चाहत अपने बारे में सोच रही थी। पिछले 3 दिनों में उसके साथ क्या से क्या हो गया था, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले तो सिर्फ उसके माँ बाप और दोस्त ही नज़रअंदाज करते थे और फिर उसके प्यार में भी उसे नज़रअंदाज करके उसकी ही छोटी बहन से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। इतना भी काफ़ी नहीं था जो उसके माँ बाप ने उसके पैदा होने पर ही सवाल कर दिया। चाहत को उस समय बहुत दुख हुआ। आखिर कौन सी ऐसी औलाद होगी जो ये चाहेगी कि उसके माँ बाप उसके पैदा होने पर भी गम बनाए। भले ही चाहत वर्तिका जैसे खास नहीं थी और ना ही जल्दी अपनी फीलिंग किसी के साथ बता सकती थी, लेकिन फिर भी उसे भी प्यार पाने का हक था। चाहत सोच रही थी कि आखिर क्यों उसे वृंदा के रूप में ही इस कहानी में लाया गया। वो कुछ और भी बन सकती थी। इस कहानी की हीरोइन अनिरा भी बन सकती थी, लेकिन आखिर क्यों वो सिर्फ वृंदा बनकर आई, कुछ और नहीं। जब चाहत इस कहानी को पढ़ रही थी तब उसे एहसास हुआ था कि उसकी जिंदगी वृंदा की जिंदगी से कुछ कुछ मिलती है। वृंदा की जिंदगी भी बहुत अच्छी नहीं थी। जब वो अपने मायके में थी तब उसके मामा और मामी ने उसे ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया और फिर पैसों के लिए उसकी शादी बिना सोचे समझे बस अश्वत से करवा दी, बिना ये जाने कि अश्वत उसके लिए सही लड़का है भी या नहीं। उन्होंने बस किसी तरह से उससे बस अपना पीछा छुड़ा लिया। चाहत ने जब वृंदा के बारे में जाना तब उसे एहसास हुआ कि वृंदा भी उसके जैसी ही जिंदगी जी रही थी, जिसमें किसी को भी उसकी कोई फिक्र नहीं थी, ना ही उसके परिवार को और ना ही उसके प्यार को। ऐसा ही कुछ तो चाहत के साथ भी था। ना ही उसे उसके माँ बाप ने प्यार दिया और ना ही अंशुमान ने। जो था बस नज़र का धोखा था। चाहत यही सोच रही थी कि जब वो इस कहानी में आ ही गई है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अश्वत को बचाना चाहिए उसके ताने सहते हुए, या फिर उसे अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। चाहत ने इस वक्त अश्वत को बचाने के बारे में सोचा और उठकर कमरे में आ गई। रात हो गई थी और चाहत इस वक्त अपने कमरे में खिड़की से बाहर उस चांद के देख रही थी जो उसके हर गम का साथी था। ये वही चांद था जो हमेशा उसके दर्द की समझता था। एक वही तो था जिससे वो अपनी दुख और खुशी को बताया किया करती थी। चाहत उस चांद को देखकर कहने लगी, आखिर क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। पहले मेरी अपनी जिंदगी में मुझे कुछ नहीं समझा गया, वहाँ मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बनना चाह रहे थे और अब यहाँ भी मेरी ही बहन वर्तिका यहाँ अनिरा बनकर आई है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। चाहत ने खुद से ही कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू आ गिरे। वो अभी यूं ही खिड़की के पास खड़ी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। चाहत ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और पीछे मुड़ने ही वाली थी कि तभी कोई आया और उसे सीधे दीवार से लगा दिया। इस वक्त उसका चेहरा दीवार की तरफ था और उस इंसान का हौंत उसके सिर पर था, जिस वजह से वो अपना सिर घुमाकर उस इंसान को नहीं देख पा रही थी। चाहत ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस इंसान ने उसके मुंह को बंद कर दिया। वो अपने आप को छुड़ाने की खूब कोशिश कर रही थी, लेकिन उस इंसान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छूट ही नहीं पा रही थी। आखिर में जब उसने कोशिश करनी बंद कर दी तब जाकर उसके कानों में उस इंसान की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बहुत ही सर्द और खौफनाक थी। जिस तरह से अभी तुम मुझसे छूटने की कोशिश में हारी हो ना, तुम वैसे ही एक हारी हुई इंसान हो, इसलिए मुझे चैलेंज करने की कोशिश भी मत करना। और ये जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, सब समझ आ रहा है मुझे, इसलिए अपनी हद में रहो और एक कोने में पड़ी रहो, गंवार कहीं की। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की वो सर्द आवाज़ सुनकर जैसे चाहत की हड्डी तक कँप-कँपा गई। उसके शरीर में जैसे जान ही ना बची हो कि वो अपने पीछे मुड़कर देख सके कि उसके पास कौन खड़ा था जो उसे इस तरह से धमका रहा था। आखिर कौन था वो आदमी जो इस वक्त चाहत के पीछे खड़ा था। क्या करेगी अब चाहत? क्या चाहत इस कहानी में ही फंसी रह जाएगी या फिर कभी बाहर भी जा पाएगी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 8 खच्चर अश्वत। चाहत अब भी डरी सहमी से दीवार से लगी खड़ी थी। वो आदमी उसे छोड़कर पीछे हट चुका था, जिसके बाद चाहत ने डरते हुए अपना सिर घुमाया और उस इंसान को देखा जो उसे धमकी दे रहा था। उसने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो सामने ही अश्वत खड़ा अपने हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। उसे अपनी तरफ उन लाल आंखों से घूरता देखकर चाहत की सांसें जैसे रुक गई। अश्वत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी उन गुस्से भरी आंखों से ही चाहत को मार डालेगा। चाहत ने किसी तरह खुद को शांत किया और फिर उसकी तरफ देखकर बोली,
तुम चाहते क्या हो? अब तो मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है। ये सब कहते हुए उसी जबान लड़खड़ा रही थी क्योंकि अश्वथ अब भी उसे घूर रहा था। उसके सवाल को सुनकर अश्वथ उसके करीब बढ़ा तो वो डर कर पीछे की तरफ हो गई और दीवार से चिपक गई। देखो, तुम्हें कुछ भी बोलना है तो दूर रहकर बोलो, ऐसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वरना, चाहत ने डरते हुए कहा। उसकी बात की सुनकर अश्वथ की भौहें सिकुड़ गई। उसने चाहत के करीब जाकर गुस्से में उसके दोनों तरफ हाथ रखा तो वो और डर गई। वो उसके चेहरे के करीब झुका और उसे देखते हुए बोला, वरना क्या कर लोगी तुम? फिर से रोने लगोगी? उद्धरण चिन्ह। अब तुम्हें क्या चाहिए? पहले तुम ही कहते थे कि मैं तुमसे दूर रहूं और अब जब दूर रह रही हूं तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। चाहत ने उसकी तरफ देखा और बोली। अश्वथ उसकी इस बात पर उससे और करीब हुआ जिससे वो सीधे दीवार में ही चिपकी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर इस बंदे को हुआ क्या है। अचानक से उसके सिर पर कौन सा भूत चढ़ गया था जो वो उसके पीछे ही पड़ गया था। वो जानती थी कि अश्वथ को वृंदा से अपना पीछा छुड़ाना था और अब जब वो ऐसा कर रही थी तो अब भी उसे प्रॉब्लम थी। आखिर वो चाहता क्या था, यही को समझ नहीं पा रही थी। अश्वथ ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा जिस पर डर साफ दिख रहा था और फिर अचानक ही वो दूर हो गया। अश्वथ वहां से सीधे बाहर चला गया। चाहत ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि उसके सामने कोई नहीं था। उसने गुस्से में बेड पर रखा तकिया उठाया और नीचे जमीन पर पटक दिया। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? पहले इसकी मर्जी का नहीं हुआ तो बेचारी वृंदा को परेशान करता था और अब जब मैं वृंदा को उससे दूर करने का प्लान बना रही हूं तब भी उससे प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है ये इंसान ही गधा है, नहीं खच्चर है। खच्चर अश्वथ, चाहत ने अपने आप से ही गुस्से में कहा और फिर बेड पर बैठ गई। अगली सुबह चाहत हॉल में बैठी हुई बोर हो रही थी क्योंकि उसके पास करने को कुछ था नहीं। चाहत ने कुछ पल टीवी देखी जिस पर कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा था। उसने टीवी बंद की तभी उसके बगल में शालिनी जी आकर बैठती हुई बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, इसलिए मैं बोर हो रही हूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चाहत ने रिमोट की बगल में रखते हुए कहा। वृंदा बेटा, एक बात पूछूं? शालिनी जी ने उसकी तरफ देखकर पूछा तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तुम अचानक से इतना कैसे बदल गई? मेरा मतलब, जब से वो नदी वाला हादसा हुआ है तुम बहुत बदल गई हो। पहले तुम इस तरह से बातें भी नहीं करती थी और अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने की तो दूर की बात है, तुम हमेशा गांव की भाषा में ही बातें करती थी। फिर ये सब? उद्धरण चिन्ह। शालिनी जी की बात सुनकर चाहत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। चाहत को समझ ही नहीं आया कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। कहीं वो फंस तो नहीं जाएगी इस चक्कर में। अब वो कैसे बताए कि वो उनकी बहू वृंदा तो है ही नहीं बल्कि वो तो चाहत है जो इस कहानी की दुनिया से नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से आ गई थी। चाहत ने अपनी नज़रें घुमाते हुए उधर उधर से कुछ सोचा और फिर अचानक से ही उसका ध्यान न्यूज़पेपर पर छपे उस आर्टिकल पर गया जहां इंग्लिश सिखाया जाता था। अचानक ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने उनकी तरफ देखकर कहा, वो माँ जी, मैं न अंग्रेजी भाषा को सीखने वाला कोर्स कर रही थी। मैंने आपको बताया नहीं लेकिन मैं अश्वथ को सरप्राइज करना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। उद्धरण चिन्ह। चाहत ने कहा तो शालिनी जी मुस्कुरा उठी। बहुत पसंद करती हो न उसे? शालिनी जी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर पूछा तो उसे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्या ही करती बेचारी, एक तो इस कहानी में आकर टपक गई और अब इतना झूठ बोल रही थी जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं बोला था। क्या ही करती, अपना सिर हाँ में हिला दिया। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम दोनों अलग हो लेकिन जिस तरह से अश्वथ तुमसे बर्ताव करता है मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दे सकती। तुम्हारे दादाजी से मैंने वादा किया था कि तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अब जब तुम्हें मेरा बेटा ही परेशान कर रहा है तो तुम्हें उससे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शालिनी जी ने उसे देखा और फिर बोली। उनकी इस तरह से फिक्र भरी बातें सुनकर चाहत की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह से उसकी फिक्र तो खुद उसके माँ बाप ने नहीं की थी जितना प्यार वो एक ही दिन में उससे जता रही थी। चाहत ने अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं, चाहत ने अपनी नाक पोंछते हुए कहा। उसने कुछ पल शालिनी जी को देखा और फिर बोल पड़ी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? उन्होंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, बेकरी शॉप खोलना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चाहत ने अपने बनाए सपने को शालिनी जी को बताया तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। चाहत उन्हें अपनी डरी सहमी आंखों से देख रही थी और सोच रही थी कि क्या वो उसे एक बेकरी शॉप खोलने देंगी या फिर उसके ही माँ पापा की तरह उसे मना कर देंगी।
चाहत ने एक बार अपने माँ पापा से बात की थी कि वो उसे बेकरी खोलने दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके चलते वो अपना सपना ना पूरा कर पाए। लेकिन अब की बार शायद उसके पास मौका था। बस उस शालिनी जी की इजाज़त चाहिए थी, जिसके लिए वो अभी डरी हुई थी। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या चल रहा है अश्वथ के मन में जो वो चाहत के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा था? आखिर क्या कहेंगी अब शालिनी जी चाहत से? क्या शालिनी जी उसे बेकरी खोलने की इजाज़त दे देंगी, या एक बार फिर चाहत का सपना अधूरा रह जाएगा? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। एपिसोड 9, तुम कल कहाँ गई थी? सुबह का समय था जब चाहत शालिनी जी को डर से देख रही थी। उसे बस यही डर था कि कहीं वो उसे बेकरी शुरू करने से मना ना कर दें। इसके माँ बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए और अकेली रह गई। वो अब भी उन्हें डर से देख रही थी कि तभी वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, तुम जो करना चाहो कर सकती हो, और मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। हम उद्धरण चिन्ह। शालिनी जी की बात सुनकर चाहत के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उनके गले लग गई तो वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। भगवान करे तुम बहुत आगे जाओ। उद्धरण चिन्ह। चाहत की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि शालिनी जी बहुत अच्छी थीं। अगर उसके माँ पापा भी ऐसे ही होते तो शायद आज वो कुछ अच्छा कर रही होती, ना कि इस कहानी में होती। उसने अपने आंसू पोंछे और मन में ही सोचा कि अब वो अपनी जिंदगी को किसी और के हाथों बर्बाद नहीं होने देगी। वो अपनी जिंदगी को बना कर रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में एक जुनून दिख रहा था, कुछ कर दिखाने का। रात का समय था जब चाहत अपनी बेकरी शॉप खोलने के लिए लिस्ट बना रही थी कि उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कि तभी कोई उसके पीछे से बोला, ये सब क्या है? चाहत ने डर कर अपनी नज़रें घुमाई तो वहाँ अश्वथ खड़ा उसकी डायरी में झांक रहा था। तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो, अब क्या हर काम तुमसे पूछकर करूं मैं? चाहत ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा। चाहत गुस्से में उसे घूर रही थी। इस वक्त उसने वो डायरी अपने सीने से लगा ली थी। अश्वथ उसकी ये बेबाकी देखकर हैरान था। वो अवाक सा अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखे जा रहा था, जो अभी कुछ दिन पहले ही एक मासूम सी बकरी की तरह थी और आज उसे सिंग मारने वाली गाय की तरह बर्ताव कर रही थी। अश्वथ की भौहें सिकुड़ गई। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही शालिनी जी उस तरफ आती हुई बोली, क्यों लड़ रहे हो अब तुम दोनों? क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। माँ देखिए ना, ये अश्वथ मुझे परेशान कर रहा है। चाहत ने शालिनी जी के पीछे छिपते हुए कहा तो अश्वथ ने उसे गुस्से में घूरकर देखा और बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि देख रहा था कि तुम क्या कर रही हो। और तुम्हें तो पढ़ाई करने नहीं आती थी ना, फिर ये इंग्लिश में तुम लिख कैसे रही हो? माँ मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग झूठे हैं। अश्वथ की बात सुनकर शालिनी जी आगे आए। मैंने ही उसे पढ़ाई करने के लिए कहा और अब उसे सब कुछ आता है। तुमने ही उसे उसके अनपढ़ होने की वजह से छोड़ा था ना, तो मैं उसे आत्मनिर्भर बना रही हूँ। और तुम कल वृंदा के साथ जाकर एक अच्छी शॉप देख आना, उसने कुछ लिस्ट निकाली है दुकानों की, लेकिन तुम भी साथ चले जाना। मैं चली जाती, लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ समझ नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। जहां अश्वथ चाहत की पढ़ाई के बारे में सुनकर हैरान था, वहीं शालिनी जी आखिरी बात सुनकर उसने उनसे पूछा, शॉप क्यों? उसका क्या करना है इसे? अब चूल्हा चौका करने वाली बाहर काम करेगी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। मेरी भी कोई इज्जत है इस शहर में, उसे क्यों ख़त्म कर रही हो? अश्वथ ने गुस्से में कहा। शालिनी जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चाहत ने उनसे पहले ही कहा, अब तुम तो मुझे डाइवोर्स दे रहे हो, तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए बेटर यही है कि मैं खुद ही अपने लिए कुछ कर लूँ। चाहत की बात सुनकर अश्वथ ना जाने कैसे लेकिन शांत हो गया। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद शालिनी जी पीछे मुड़ी और चाहत से बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तो इन सब के बारे में नहीं जानती, लेकिन कोई है जिसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। उद्धरण चिन्ह। कौन? उनकी बात पर चाहत ने उन्हें देखकर पूछा। उसके सवाल पर शालिनी जी ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगा दी। कुछ ही रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव हुआ तो किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी। हेलो आंटी, आपने मुझे बड़े दिनों बाद याद किया। आप मुझे बताए, आप मुझे भूल जाती हैं ना हमेशा? उद्धरण चिन्ह। नहीं बेटा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं। वैसे तुम वापस कब आ रहे हो? कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए? शालिनी जी ने कहा तो उस तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? उसे हंसते हुए सुनकर शालिनी जी ने पूछा। दरवाज़ा खोलिए आप, उस लड़के ने कहा और कॉल कट कर दिया। शालिनी जी ने नासमझी में अपने फ़ोन को देखा और फिर अचानक ही वो दरवाजे की तरफ गई। चाहत भी उनके ही पीछे चली गई, ये जानने की आखिर हुआ क्या है, और वो अचानक ही दरवाजे की तरफ क्यों गई, और वो भी इतनी रात को। शालिनी जी ने घर का दरवाज़ा खोला तो उनके सामने ही एक अश्वथ की हमउम्र का लड़का खड़ा था। शालिनी जी को देखते हुए वो हंसते हुए उनके गले लग गया तो वो भी मुस्कुरा दी।
वहीं चाहत ये सब नज़ारा हैरानी से देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने खड़ा ये इंसान था कौन, और ना ही इसके बारे में कहानी में कोई जिक्र था। अच्छा हुआ तुम आ गए अक्ष, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने दिनों से याद कर रही थी। अब तुम कैसे हो, सब ठीक है ना? शालिनी जी ने उससे अलग होकर कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या ही होगा, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ मेरी ब्यूटीफुल लेडी। आप बताओ, आप तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। अक्ष ने शालिनी जी के गाल खींचते हुए कहा तो उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ मारा। अक्ष मुस्कुराते हुए चाहत की तरफ पलटा तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। चाहत समझना चाह रही थी कि आखिर अक्ष उसे क्यों देख रहा था। चाहत इससे पहले कि कुछ समझ पाती अक्ष सीधे आकर उसके पैरों में गिर गया, जिससे डरकर चाहत 4 कदम पीछे हो गई। उसके इस अचानक से किए गए मूवी से चाहत हैरानी से उसे देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अक्ष कर क्या रहा था। उसने हैरानी अक्ष को देखा और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं भौजाई। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया। जब मैं वहाँ गांव में था तब मुझे एक ही चीज़ याद आ रही थी कि अगर आप वहाँ होती तो आपको भी मैं वहाँ घुमा पाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। अब की बार मैं अगर वहाँ गया तो आपको भी लेकर जाऊँगा। उद्धरण चिन्ह। उसे इस तरह से देखकर चाहत ने हैरानी से शालिनी को तरफ देखा तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारा देवर है अक्ष। अश्वथ और अक्ष दोनों बचपन के दोस्त हैं। शालिनी जी की बात सुनकर चाहत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तक अक्ष भी खड़ा हो गया था। वो लोग अंदर आए तो अक्ष ने शालिनी जी को तरफ देखते हुए पूछा, आप भाभी को मेरे बारे में ऐसे क्यों बता रही हैं जैसा वो सब कुछ भूल गई हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ, उसे कुछ याद नहीं है पहले का, शालिनी जी ने कहा तो अक्ष हैरान रह गया। शालिनी जी ने उसे कहा कि वो उसे बाद में सब कुछ बताएंगी, अभी वो फ्रेश होकर आ जाए तो वो डिनर कर लें। नहीं आंटी, मैं खाना खाकर आया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ, अब कल सुबह ही उठूंगा। कहते हुए उसने उन दोनों को बाय कहा और फिर वहां से चला गया। चाहत ने शालिनी जी को देखा तो उन्होंने कहा, तुम भी आराम कर लो, अब कल सुबह ही बात होगी जो होगी। उद्धरण चिन्ह। उनकी इस बात पर चाहत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे में कदम रखा ही था कि तभी उसने देखा कि अश्वथ उसके सामने बैठा हुआ था। उसे अपने कमरे में देख वो हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर अश्वथ उसके कमरे में क्या कर रहा था। क्या वो फिर से कल की तरह उसे धमकाने आया था? अगर ऐसा था तो आज वो उससे डरने वाली नहीं है। यही सब सोचते हुए वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर अश्वथ ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और फिर उसके करीब आते हुए बोला, मैं जान सकता हूँ कि कल तुम कहाँ गई थी? अश्वथ के सवाल को सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो अश्वथ के इस सवाल का क्या जवाब दे। वो कल जहाँ गई थी वहाँ के बारे में अश्वथ को कैसे पता चला? और जहाँ वो थी वहाँ तो सिर्फ वर्तिका यानी कि अनिरा आई, तो क्या इसका मतलब अनिरा ने अश्वथ को कुछ बताया था? चाहत यही सब सोच रही थी और अब उसे क्या करना चाहिए इसका हल ढूंढ रही थी। सच तो वो उससे बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने झूठ बोलना ही सही समझा, लेकिन वो क्या कहे यही उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं अश्वथ चाहत के चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अब वो उसे क्या जवाब देने वाली है। अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अश्वथ हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अभी अभी चाहत ने उसके साथ क्या किया था। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या किया अब चाहत अश्वथ के इस सवाल से बचने के लिए? क्या हुआ को अश्वथ इतना हैरान रह गया? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 10 फर्स्ट किस। रात का समय था जब चाहत हैरानी से अश्वथ को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि अब उसे अश्वथ के सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। अश्वथ ने जब उसे कोई भी जवाब नहीं देते देखा तो वो बेड पर लेटते हुए बोला, ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं पूरी रात भी इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारे जवाब का। उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह से बेड पर लेट जाने पर चाहत घबरा गई। ऐसे कैसे वो उसके कमरे में रुककर उसके जवाब का इंतजार कर सकता था? अगर उसे वो कल सुबह तक का समय देता तो शायद वो कुछ सोचकर बता देती, लेकिन अब क्या करें? वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ने ही लगी कि तभी साड़ी में उसका पैर फंसा और वो सीधे अश्वथ के बगल में मुंह के बल जा गिरी। उसे इस तरह अपने बगल में गिरता देखकर अश्वथ ने अपना हाथ उसके सिर के पास रखा था। चाहत ने अपना सिर उठाकर देखा तो उसकी नज़रें अश्वथ की आंखों से जा मिली। अश्वथ खोए हुए उसे देखे जा रहा था। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर चाहत के दिल को धड़कने तेज हो गई। वहीं चाहत के दिमाग में ना जाने क्या हुआ जो उसने अपना चेहरा अश्वथ के करीब कर लिया और अचानक ही उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। अश्वथ हैरान रह गया। वहीं चाहत जल्दी से पीछे हटी और बेड से उठने लगी, लेकिन उससे पहले ही अश्वथ ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे वो संभल नहीं पाए। एक बार फिर बेड पर जा गिरी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अश्वथ उसके ऊपर आ चुका था, जिसे देखकर वो घबरा गई।
वो उसके सीने पर हाथ रख अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अश्वथ ने उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर बेड में धंसा दिया। चाहत अपनी आंखें बड़ी किए अश्वथ को घूरे जा रही थी, वहीं अश्वथ भी अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी जो उसने किया वो क्या था। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। चाहत ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने अभी क्या किया उसके बारे में मुझे बताओ। क्या था वो? क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? अश्वथ ने उसकी तरफ देखकर पूछा तो चाहत ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, तुम्हें कौन सेड्यूस करना चाहता है, और वैसे भी मैंने जो किया वो तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए किया। उद्धरण चिन्ह। और वो क्यों? उद्धरण चिन्ह। ऑफकोर्स तुम मुझसे सवाल ना पूछो इसलिए। चाहत ने कहा तो अश्वथ उसे देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये लड़की है क्या चीज़। मतलब उसका ध्यान सवाल पर से हटाने के लिए वो उसे किस तक कर सकती थी। अभी अश्वथ यही सब सोच ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और शालिनी जी अंदर आए। वृंदा बेटा, मैं कह रही। शालिनी जी कहते हुए रुकी। जब उनकी नज़रें सामने चाहत और अश्वथ के हालात पर गई तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं शालिनी जी को देखकर अश्वथ और चाहत दोनों ही हैरान थे। वो दोनों जल्दी से उठे, लेकिन तब तक शालिनी जी कमरे से जा चुकी थी। मम्मी ने कुछ गलत ना समझ लिया हो, चाहत ने चिंता भरे स्वर में कहा। उसे डर था कि कहीं शालिनी जी उन दोनों को उस हालत में देखकर कुछ गलत ना समझ लें। इसमें गलत समझने की क्या बात, तुम वही तो कर रही थी, और वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं, जो चाहे कर सकते हैं, उसमें गलत क्या है? अश्वथ ने कहा तो चाहत ने एक मुक्का उसके कंधे पर, लेकिन उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तुम क्या बकवास कर लेते हो, और इसका क्या मतलब है पति पत्नी है? तुमने तो कभी वृंदा को अपनी बीवी नहीं माना, फिर अब क्या हो गया? और वो निरा उसे पसंद करना छोड़ दिया क्या तुमने? चाहत ने कहा तो अश्वथ ने घूर कर उसे देखा और बोला, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मैंने तो कभी नहीं बताया। अश्वथ की बात सुनकर चाहत की जान हलक में आकर अटक गई। उसे अपनी जबान को इस वक्त काट देने जा मन हो रहा था। क्या मतलब? वो जब से कहानी में आई थी तब से कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी थी। चाहत, तू ना पागल हो चुकी है इस कहानी में आकर? उसने अपने आप को ही मन में 100 गालियां दी और फिर उसके बाद वो अश्वथ की तरफ मुड़ी और बोली, तो तुम्हें क्या लगता मैं पागल हूं जो कुछ देख नहीं सकती? अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना भी है। उद्धरण चिन्ह। अगर ऐसा है तो डोंट इवन ट्राई टू कम बिटवीन मी एंड अ मिरर, अश्वथ ने कहा और वहां से जाने लगा कि तभी उसके कानों में चाहत की आवाज़ सुनाई दी। आई हैव नो इंटरेस्ट इन कमिंग बिटवीन योर टू एनीवे, चाहत ने कहा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अश्वथ ने उस बंद दरवाजे को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। यहाँ चाहत भी अपने बेड पर आकर बैठी और सोचने लगी आज के बारे में। क्या उसने सही किया आज? यही सोचते हुए उसे जब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल और थे जब अश्वथ वहां आकर बैठा। अपने सामने बैठे अक्ष को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी आ गया। दिल में उसके भी खुशी हुई वहां देखकर, लेकिन उसने ये जताना जरूरी नहीं समझा और अपना नाश्ता करने लगा। इससे पहले कि अक्ष अश्वथ से कुछ कह पाता, शालिनी जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अक्ष, वृंदा एक बेकरी खोलने के बारे में सोच रही है। शालिनी जी की बात सुनकर अक्ष ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या सच में भाभी? ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मुझे खाने की कोई चिंता ही नहीं होगी। मैं जब चाहूँ आपकी शॉप पर आकर केक खा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ बिल्कुल, आपके लिए मैं स्पेशल केक बनाकर रखूंगी, चाहत ने भी खुश होकर कहा तो अक्ष उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वहीं उन दोनों को उस तरह से खुश होकर बातें करते देखकर ना जाने क्यों, लेकिन अश्वथ की पकड़ उसके चम्मच पर कस गई जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं चाहती हूं कि तुम उसकी एक अच्छी सी शॉप ढूंढने में मदद करो। अश्वथ ने तो मना कर दिया है, तुम ही मदद कर दो उसकी, शालिनी जी ने कहा। हाँ बिल्कुल, आज ही चलते हैं और शॉप देखकर आते हैं। मैं तो कहता हूँ कल ही शॉप की ओपनिंग भी कर देते हैं। अक्ष कह ही रहा था कि तभी अश्वथ ने शालिनी जी की तरफ देखकर कहा, मैंने कब मना किया वृंदा के साथ जाने से? अश्वथ ने कहा तो था, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी क्योंकि शालिनी जी तो उसे इग्नोर ही मार चुकी थी। अक्ष कुछ कहने वाला था उससे पहले ही चाहत ने कहा, नहीं, मैं अक्ष के साथ चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। चाहत की बात सुनकर अश्वथ का खून खोल उठा और वो उठकर अपने कमरे में चला गया। चाहत ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपना सिर हिलाकर अपना ध्यान खाने में लगा दिया। कुछ ही समय में चाहत और अक्ष निकल रहे थे। अक्ष ने अपनी कार निकाली और चाहत की तरफ देखते हुए बोला, चलो भाभी, आज आपकी बेकरी के लिए मस्त का शॉप देख कर आते हैं। मैं तो शॉप की बात पक्की करवा कर ही आऊँगा। उद्धरण चिन्ह। मैं भी चाहती हूँ ये काम जल्दी शुरू हो, चाहत ने कहा। वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछूं? अक्ष ने हिचकिचाते हुए पूछा तो चाहत उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ बोलो। उद्धरण चिन्ह। आपको सच में पहले का कुछ याद नहीं? अक्ष की बात सुनकर चाहत ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्या ही करती वो उसे ये बताती कि वो वृंदा नहीं बल्कि चाहत है जो कहानी में बाहर की असली दुनिया से आ गई थी।
फिर तो और भी अच्छा है, मेरे ही काम में आसानी होगी। अक्ष ने बड़बड़ाते हुए ही कहा और फिर चाहत की तरफ देखकर बोला, चलिए चलते हैं। कहते हुए वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। चाहत भी कार में बैठने ही जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले जाने लगा। चाहत ने हैरानी से उस इंसान को देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद अश्वत्थ था। चाहत को समझ नहीं आया कि आखिर अब क्या चाहता है वो। आखिर क्यों वो उसे यूं खींचते हुए ले जा रहा था? क्या वो उसे अब आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहता था? चाहत ने अपना हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अब क्या चाहिए तुम्हें? चाहत चिल्लाते हुए जा रही थी लेकिन अश्वत्थ को उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी कार के आगे आकर रुका, उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें चाहत को जबरदस्ती बिठाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। चाहत ने दरवाज़ा खोलकर निकलने की कोशिश की लेकिन अश्वत्थ ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। तब तक अक्ष भी उसके पास पहुंच गया था। ये क्या कर रहा है अश्वत्थ? भाभी को शॉप दिखाने ले जाना है ना? फिर अक्ष कह ही रहा था कि तभी अश्वत्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो मेरे साथ जाएगी, तुम जाकर आराम करो, थक गए होगे ट्रैवल करके। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अक्ष ने फिर से कुछ कहना चाहा लेकिन अश्वत्थ ने उसकी बात नहीं सुनी और कार में जाकर बैठ गया और वहां से चला गया चाहत के साथ। यहाँ जब अक्ष ने उनकी कार को जाते हुए देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो अपने हाथों में पकड़ी कार की चाबी को गोल गोल घुमाने लगा कि तभी उसके बगल में शालिनी जी आकर खड़ी हो गई। चिंगारी लग चुकी है आंटी, हमें बस अब आग भड़कने जरूरत है। अक्ष ने शालिनी जी की तरफ देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या करना चाहते हैं अक्ष और शालिनी जी? आखिर क्या चाहता है अश्वत्थ जो वो चाहत के पीछे इस तरह पड़ा था? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM।